जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 4 से 6 जनवरी का करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है आ सकते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें क्या है। हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट्स को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों कितने एथलीट्स को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा 2025 में, तो टोटल कितने 4 खिलाड़ी होंगे जिन्हें खेल रत्न अवार्ड जो है 2025 में दिया जाएगा। ये 2024 का है, 2025 में दिया जाएगा। आप डेट भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं 17 जनवरी को। 17 जनवरी को जो है 17 जनवरी 2025 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेगी, इन खिलाड़ियों को जो है यहाँ पर खेल रत्न अवार्ड जो है 2025 में प्रदान करेगी। तो आप लोग याद रखेंगे कौन देगा, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी कब दिया जाएगा, ये 17 जनवरी को। अब ये 4 खिलाड़ी हैं, तो 4 खिलाड़ियों के नाम भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नाम मनु भाकर। मनु भाकर ये ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। एक ही ओलंपिक में कितने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर लाए हैं। तो इनका नाम आप लोग इंपॉर्टेंट है, किसका, मनु भाकर का। आप लोग याद रखोगे मनु भाकर। सेकंड नाम जो है हमारे पास डी गुकेश। डी गुकेश है, आप नाम जो है याद रखोगे। ये क्या है, विश्व शतरंज चैंपियन। विश्व शतरंज चैंपियन सबसे युवा बन चुके हैं। विश्व शतरंज चैंपियन क्या बन चुके हैं, ये सबसे युवा बन गए हैं। आप लोग याद रखोगे सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन, ये भारत के दूसरे व्यक्ति। चलो जल्दी से कमेंट में बता दो जरा, भारत के जो पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने थे वो कौन है। इससे पहले की क्लास में मैंने नाम बताया। चलिए जो तीसरे व्यक्ति है उनकी हम बात करें जिन्हें क्या दिया जाएगा खेल रत्न अवार्ड, तो वो कौन है, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह ये क्या है दोस्तों, तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान है। जिसके हॉकी के क्या है, ये कप्तान, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह। अब चौथे कौन है, तो चौथा आप लोग नाम याद रखेंगे प्रवीण कुमार। क्या है, प्रवीण कुमार का नाम आया है चौथा। अब ये कौन है, तो ये है पैरा एथलीट्स। पैरा एथलीट्स तो ये किससे है दोस्तों, तो ये हाई जंप से, हाई जंप से। आप लोग याद रखिए 4 खिलाड़ी है जिन्हें क्या दिया जाएगा, खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी हम कहते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई थी खेल रत्न अवार्ड की, ये कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई। 1991-92 में क्या हुई इसकी शुरुआत। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उस समय इसका क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार आप लोग ये नाम याद रखोगे। ये पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था, लेकिन ये जो चेंज हुआ, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कब किया गया इसका नाम, 2021 में। तो इस वर्ष जो है 2024 में 4 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ ये तो क्या होगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। अब अर्जुन अवार्ड की हम यहाँ पे बात करें तो कितने 32 खिलाड़ी को क्या दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। यहीं पर हम बात करें तो 5 ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या दिया जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसी दिया जाता है, ये प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। दोस्तों आप जो है इससे पहले की वीडियो आप लोग जाके देखिए खेल रत्न अवार्ड की, उसमें हमने पूरे यहाँ पर पुरस्कार की बात की थी, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड की। पहले व्यक्ति कौन थे, पहली महिला कौन थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। पूरे यहाँ पर 32 जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए, सभी की हमने वहां पर बात की। तो आप लोग जरूर देखें, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब करंट अफेयर्स में क्या दिया है, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तो दोस्तों ये पुरस्कार किसे मिलेगा, प्रतिभा सतपथी को। किसे मिलेगा, प्रतिभा सतपथी। अब ये है कौन, तो ये कौन है, उड़िया भाषा की कवि है। ये क्या है, ये उड़िया भाषा की क्या है, ये कवि है, उड़िया भाषा की कवि। अब ये उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों, ये बोली जाती है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में ये बोली जाती है। आप लोग याद रखोगे उड़िया भाषा। तो ये उड़िया भाषा की कवि है जिन्हें क्या दिया जाएगा, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा सतपथी को दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किसके, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है, ये राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए जरा, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, सीएम कौन बना है, डिप्टी सीएम कौन बना है।
चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है? तो किस देश में दोस्तों? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में जो है किसे बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। यहाँ के जो कौन नेपाल के प्रधानमंत्री है कौन? के.पी. शर्मा ओली। के.पी. शर्मा ओली। इन्होंने 2030 तक ये घोषणा की है कि 2030 तक क्या हो जाएगा? नेपाल में बाल विवाह में पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंध जो है लग जाएगा। कब तक? 2030 तक ये प्रधानमंत्री ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो अभी जो अभियान चालू हुआ आप लोग याद रखेंगे बाल विवाह समाप्त के लिए नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल देश में। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान तो ये कहाँ के राज्यपाल बन गए हैं? अभी बिहार के बन गए हैं। तो कितने नंबर के हैं ये? 42वें नंबर के 42वें राज्यपाल। दोस्तों ये बिहार के राज्यपाल बनने से पहले क्या थे? ये केरल राज्य के क्या थे? राज्यपाल। इससे पहले कहाँ थे? ये केरल के राज्यपाल थे। तो अब हम वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? तो आप लोग नाम याद रखेंगे। केरल के जो राज्यपाल है कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर क्या है? केरल के राज्यपाल है वर्तमान में। ये चेंज हो चुके हैं। तो अभी बिहार के कौन बन गए? आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले कहाँ के थे? केरल के। तो अभी केरल के भी बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए दोस्तों हमारे पास एक कमेंट यहाँ पर है मेघालय। तो मेघालय की भी हम यहाँ पर राज्यपाल की बात कर ले तो मेघालय में राज्यपाल कौन है? तो सी एच विजयशंकर। उनका नाम क्या है? सी.एच. विजयशंकर क्या है? मेघालय के राज्यपाल है। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट से बता दो जरा, केरल, बिहार और मेघालय के सीएम कौन है? किसके? केरल के, बिहार के और मेघालय के अभी सीएम कौन है? आप लोग कमेंट से बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम देखें तो हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? सई परंजपे को। किसे? सई परंजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे आते हैं हम। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख योगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया दोस्तों ये पुस्तक का विमोचन? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख योगों के माध्यम से। ये क्या है? इस पूरी पुस्तक का क्या है? ये नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख योगों के माध्यम से। तो इसका विमोचन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। इसमें जो शामिल है दोस्तों वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पर क्या हुए थे? इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां पर ये पुस्तक का विमोचन हुआ। तो आप लोग याद रखोगे। चलिए राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह क्या है दोस्तों? ये है रक्षा मंत्री। क्या है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। हमारे पास एक और ऑप्शन में क्या है? पीयूष गोयल। तो ये क्या है? उद्योग मंत्री। पीयूष गोयल क्या है? उद्योग मंत्री। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? याद रखोगे गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? 2024 में जो है कितनी गीगावाट से अधिक हो गई है? तो 200 गीगावाट। कितनी? 200 गीगावाट से अधिक हो चुकी है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। दोस्तों आप लोग में कमेंट्स में बताइएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। तो अभी 2024 में जो है कितने गीगावाट? 200 गीगावाट अधिक हो गई है। चलिए आगे आते हैं हम। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? दोस्तों पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना ये कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में जो है प्रारंभ होगी पहली तटीय और बेडर पक्षी। अब गुजरात में कहाँ? तो आप लोग नाम याद रखेंगे। सबसे पहले तो जामनगर। कहाँ पर होगी ये जनगणना? जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर। सेकेंड आप लोग नाम याद रखोगे कहाँ पर? मोरबी। क्या नाम है? मोरबी, गुजरात के मोरबी में। थर्ड जो नाम है द्वारका, देवभूमि द्वारका। आप लोग को पता होगा देवभूमि द्वारका। तो ये 3 स्थानों में क्या होगा? ये जनगणना प्रारंभ होगी। पहली तटीय और बेडर, पहली है इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर? गुजरात के जामनगर, मोरबी, द्वारका। चलो जल्दी से कमेंट से बता दो जरा, गुजरात के जो 34वां राज्य बना है, सॉरी 34वां क्या बना है? 34वां जिला बना है, उसका नाम क्या है? जस्ट इससे पहले की जो हमारी क्लास थी करंट अफेयर्स की, उससे मैंने बताया है कि जो 34वां जिला बना है उसका नाम क्या है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में हम। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो भुवनेश कुमार को। क्या बनाया गया है? ये
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हम क्या कहते हैं? सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हम यहाँ पे देखें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे पास इंग्लिश में भी लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं UIDAI। क्या है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं? UIDAI। अब ये क्या करता है? हमारी जो हमारा आधार कार्ड होता है, हमारी जो पहचान है, क्या आधार कार्ड, आधार कार्ड ये जारी करता है। क्या करता है? आधार कार्ड को जारी कौन करता है? UIDAI। आप लोग याद रखेंगे UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा क्या किया जाता है? आधार कार्ड जारी किया जाता है। अब ये UIDAI, तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है 2009 में। कब हुई है? 2009 में। और ये जो वैधानिक संस्था बनी है, वैधानिक संस्था ये कब बनी? 2016 में। वैधानिक संस्था ये कब बन गई है? 2016 से क्या बन गई है? वैधानिक संस्था बन गई है। अब किस एक्ट के तहत? तो आधार एक्ट के तहत। किसके तहत? आधार एक्ट या आधार अधिनियम के तहत जो है क्या बन गई है? वैधानिक संस्था 2016 में बन चुकी थी। ये क्या करता है दोस्तों? आधार कार्ड जारी करने का कार्य करता है। दोस्तों आप लोग कमेंट से बताइएगा कि आधार कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं? आधार कार्ड में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? आप लोग कमेंट्स बताइए, कितने नंबर्स होते हैं? आप लोग जो है कमेंट्स में बताइएगा। आधार कार्ड में अब आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। चलिए, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है? किस मौसम विज्ञान विभाग ने किसी देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है? दोस्तों किस वर्ष को? तो 2024 को। किस वर्ष को? 2024 को जो है 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है। तो दोस्तों 2024 का जो औसत वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान तो वो कितना नोट किया गया है? औसत वार्षिक तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25.75 डिग्री सेल्सियस। अभी ये वार्षिक तापमान है 2024 का, जो क्या है 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। चलिए, तो किसने जारी किया है? ये भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो दोस्तों पहली एयरलाइन बनी है जो क्या करेगी? फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। कौन सी एयरलाइन? एयर इंडिया। कौन करेगी? एयर इंडिया जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। दोस्तों अभी इसकी शुरुआत है, तो अभी क्या कर रही है? शुरुआत में जो है फ्री यहाँ पर इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी, बाद में इसमें क्या लगेंगे? कॉस्ट यहाँ पर लगेंगे। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो दूरबीन परियोजना का संबंध जो है किससे है दोस्तों? ये है न्यूट्रॉनों से। तो ये कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो ये हो रही है भूमध्य सागर में। अब जो यहाँ पर हम बात करें, दूरबीन का जो नाम दिया गया, क्या दिया गया है? KM3 NET। अब इसका फुल फॉर्म भी देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्यूबेक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। क्या है इसका फुल फॉर्म? है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। किसका फुल फॉर्म? KM3 NET का। जैसे दोस्तों अपन क्या लिखते हैं? जैसे किसी की घात हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, m की घात 3 लिखते हैं, या हम यहाँ पे 4 की घात 3 लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम? 4 का क्यूब पढ़ते हैं, या m का क्यूब यहाँ पर हम देखें 4 का क्यूब। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्यूबेक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ये किसके लिए, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भूमध्य सागर पे। कहाँ पर? भूमध्य सागर पे। तो किसके लिए? न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए। किसके? न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए इसे स्थापित किया गया। न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए भूमध्य सागर में जो है ये दूरबीन क्या किया गया है? स्थापित किया गया है, KM3 NET। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? दोस्तों इसरो जो है किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 मिशन है इसका। तो कौन सा? GSLV F-15। किस रॉकेट से? GSLV F-15 से जो है 100वां मिशन लॉन्च करेगा। कौन? इसरो करेगा। अब दोस्तों इसका जो 99 मिशन था, आप लोग वो याद रखिए। इसका जो 99 मिशन था, इससे पहले की क्लास में मैंने बताया स्पेडेक्स, आपको याद होगा स्पेडेक्स। क्या? स्पेडेक्स मिशन था, आपको याद होगा। ये क्या रहा है? इसका 99 मिशन रहा है। क्या रहा है? 99 क्या रहा है? इसका मिशन रहा है स्पेडेक्स, जो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो क्या रॉकेट का जो नाम था? PSLV C-16। क्या था इस रॉकेट का? ये
नाम था, जिससे स्पेडिक्स क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। किसने, इसरो ने किया था ये 99। और सौवा क्या हुआ किस रॉकेट से, GSLV-F-15 से। तो इसका एक और जो नाम है दोस्तों आप लोग वो भी याद रखेंगे, NVS-02। NVS-02 इसका ये भी नाम दिया गया रॉकेट का। ये सौवा मिशन है इसरो का। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए जरा, इसरो के बारे में आप लोग क्या जानते हो, किसके बारे में, इसरो के बारे में आप लोग क्या जानते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो अजय कुमार भल्ला किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो मणिपुर के। किस राज्य के, मणिपुर के राज्यपाल बने। अभी मैंने बताया बिहार और मेघालय के राज्यपाल, तो मणिपुर के कौन बन गए हैं, अजय कुमार भल्ला। चलिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। तो किस देश के साथ, म्यांमार के साथ। किस देश के साथ, म्यांमार के साथ जो है सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो प्रमुख जो गृह सचिव बनाया गया है उत्तर प्रदेश में वो किसे, संजय प्रसाद को। किसे, संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में कितने प्रतिशत कन्वेक्शन रेट हासिल किया है। तो कितने प्रतिशत दोस्तों, 100%। कितने, 100% जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है 2024 में 100% कन्वेकेशन रेट हासिल किया। अब NIA, तो इसकी स्थापना की हम यहाँ पर बात करें, NIA की स्थापना जो हुई है 31 दिसंबर 2008 को, 31 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक है आप लोग इसका नाम याद रखिए, इनके जो संस्थापक हैं, किसका नाम, संस्थापक का राधा विनोद राजू। राधा विनोद राजू क्या है इनके संस्थापक, राधा विनोद राजू क्या है, NIA के संस्थापक है, जिनने क्या कर लिया है, अभी NIA ने 100% कन्विकेशन रेट हासिल कर लिया है। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब ये किसकी स्मृति में, तो लुईस ब्रेल की स्मृति में, लुईस ब्रेल के जन्म दिवस में या उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में क्या मनाया जाता है, ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई, आप इस दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई, कब की, दिवस की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे किसने इसकी शुरुआत की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या किया गया है, इसका शुरुआत किया गया है कि 4 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा, विश्व ब्रेल दिवस। अब इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो आप लोग ये भी याद रखिए 6 नवंबर 2018 से। 6 नवंबर 2018 को ये घोषित किया गया कि 4 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे आते हैं अब अगला क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो कितने देशों में दोस्तों, 5 देशों में, 5 देशों में डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। अब 5 देश कौन कौन से हैं, तो पहला नाम आप लोग याद रखिए चीन, दूसरा जापान, पहला चीन हो गया, दूसरा जापान, तीसरा वियतनाम, चौथा ताइवान, चौथा नाम ताइवान, और पांचवा दक्षिण कोरिया। पांचवा क्या है, दक्षिण कोरिया। ये 5 देश है, दक्षिण कोरिया, ये 5 देश जिसमें डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। किसने, वित्त मंत्रालय ने। किसने, वित्त मंत्रालय ने ये 5 देशों पर क्या लगाई है, डिजिटल प्लेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, हाल ही में पियरे सिल्वेन फिलिओजेट का निधन हुआ है, वे कौन थे। दोस्तों किनका निधन हुआ अभी हाल ही में, पियरे सिल्वेन फिलिओजेट का। तो ये क्या थे दोस्तों, ये थे संस्कृत के विद्वान। किसके, संस्कृत के विद्वान थे। अब संस्कृत विद्वान थे कहाँ से हैं, फ्रांसीसी से, फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान है ये, फ्रांसीसी संस्कृत के क्या है ये विद्वान, संस्कृत विद्वान। क्या नाम है इनका, आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रखेंगे क्योंकि ये संस्कृत से हैं। पियरे सिल्वेन फिलिओजेट, ये क्या है, संस्कृत के विद्वान। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ है, अभी 40 वर्ष बाद जो है जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है। तो जहरीला कचरा कितना है, 377 टन,
377 टन क्या है, कचरा है यहाँ पर, जहरीला है यहाँ पर, ये कचरा है। तो इसको कहाँ पहुँचाया जा रहा है, ये कहाँ पर, धार जिले में। कहाँ पर, अब धार जिले में भी वो भी याद रखिए, कहाँ पर, धार के पीथमपुर में, धार के पीथमपुर में। और पीथमपुर क्या है, औद्योगिक केंद्र है। आप लोग ये भी याद रखिए, पीथमपुर क्या है, औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। पीथमपुर को क्या कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, भारत का डेट्रॉइट, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट, तो पीथमपुर को कहा जाता है। ये क्या है, औद्योगिक केंद्र। तो यहाँ पर जो है भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जो है 377 टन के कचरे को, जहरीले कचरे को कहाँ पर, धार के पीथमपुर में पहुंचाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ है, किस गैस का रिसाव हुआ था। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। दोस्तों किस देश ने, तो कोयम्बटूर ने। किसने, कोयम्बटूर ने जो है गन्ने के रस का पाउडर यहाँ पर तैयार किया है। तो इनका जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्या है, पोषक, यहाँ पर हम कहें इसमें क्या है, पूर्ण रूप से पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व की भरपूर मात्रा, पोषक तत्व यहाँ पर पूर्ण रूप से है। किसमें, ये जो गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने कहा है कि इस जो पाउडर है इसमें क्या है, पूर्ण रूप से पोषक तत्व शामिल है। चलिए अब आगे आते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। तो किस पर आधारित, महाभारत पर आधारित जो है एक उद्यान विकसित किया है, किसने, वन विभाग ने। तो ये कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। और ये उद्यान का नाम आप लोग याद रखोगे, एथनोबॉटिकल उद्यान, एथनोबॉटिकल उद्यान, एथनोबॉटिकल उद्यान या गार्डन। उद्यान यानी क्या होता है, गार्डन होता है। एथनोबॉटिकल गार्डन जो है किसने, वन विभाग ने विकसित किया है। किस पर आधारित है ये, महाभारत पर। किस पर, महाभारत पर आधारित। तो ये क्या है, गार्डन, महाभारत पर आधारित है, महाभारत पर आधारित ये क्या है, गार्डन। आप लोग ये याद रखोगे, एथनोबॉटिकल उद्यान। कहाँ पर, उत्तराखंड में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है। तो दोस्तों भारत में भी ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन घटा है, कितना घटा है, तो 7.93%। कितना, 7.93% क्या हो गया है, अभी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है। तो किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइट की सेवा बाधित हुई है। तो किस देश में, जापान में। कहाँ पर, जापान देश में जो है साइबर हमले के कारण, किसके कारण, साइबर हमले के कारण वेबसाइट की सेवा बाधित हो गई है। तो कहाँ पर, जापान में। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।